Hello दोस्तों, welcome back once again to our channel Billion Education, where we aim to reach and teach billion population। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही important concept के बारे में, जो कि है पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन और उसका रिएक्शन। तो आप सब जानते हैं पोटेशियम होता है K और डाइक्रोमेट है Cr2O7-2। ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसको आपने बहुत सारे रिएक्शन में सुना होगा। इसका केमिकल फॉर्मूला है K2Cr2O7। तो चलिए देखते हैं कि हम K2Cr2O7 को बनाते कैसे हैं। तो इसका हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिया है क्रोमाइट ओर। क्या है? क्रोमाइट ओर, जिसमें अगर आप देखें तो जो क्रोमियम है वो +3 स्टेट में है। क्रोमियम जो है वो +3 स्टेट में है और जो आयरन है वो +2 स्टेट में है। सर ये कैसे निकालते हैं? FeO में टोटल चार्ज 0 है तो Fe का x प्लस एक ऑक्सीजन का -2, टोटल इज 0 तो x इज इक्वल टू +2। ठीक उसी तरह से Cr2O3 में न्यूट्रल स्पीशीज है, अगर आप देखो तो 2x प्लस 3 ऑक्सीजन और हर एक ऑक्सीजन का -2, टोटल चार्ज इस पे 0 है तो 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और x कितना आ जाएगा मेरे भाई? +3 आ जाएगा। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर है। अब जरा देखिए, इसे हमने रिएक्ट कराया NaOH के साथ। आप NaOH भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। अगर आपने सोडियम कार्बोनेट लिया तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए FeO जो है वो एम्फोटेरिक है। FeO जो है वो एम्फोटेरिक है, तो वो तो रिएक्ट कर लेगा किसके साथ? NaOH के साथ। आ रहा है समझ में? और Cr2O3 क्या करेगा मेरे दोस्तों? जी हाँ, वो +3 से कन्वर्ट हो जाएगा +6 में। किसकी वजह से? यस, वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की वजह से +3 से +6 में। ओके, और यही ऑक्सीजन आयरन को भी ऑक्सीडाइज कर देगी किसमें? Fe2O3 में। आ रहा है समझ में? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। Fe2O3 जो होता है वो बेसिक होता है, तो वो NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा। आ रहा है आपको समझ में? जी हाँ, मैंने यहाँ पे ये पूरे क्रोमाइट ओर के बारे में लिखा है, ये एम्फोटेरिक है। सिर्फ अगर आप FeO की बात करेंगे तो वो बेसिक होता है। अब जरा देखिए, क्रोमाइट दैट इज FeOCr2O3 के अंदर जो Cr2O3 है वो ऑक्सीडाइज हो गया और उसने बना दिया CrO4। अगर मैं बताऊं तो ये होता है CrO4 2- दैट इज H2CrO4 और ये होता है एसिडिक। ओके सर, ये H कहाँ से आ गया? मान लो ऐसा, मान लो ये अनायन है किसका? क्रोमिक एसिड का। और NaOH क्या है? बेस। नो डाउट एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और आपको मिल जाएगा सॉल्ट Na2CrO4, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्रोमेट। अब सोडियम क्रोमेट जो होता है वो सोल्यूबल है पानी के अंदर, और Fe2O3 जो है वो पानी के अंदर FeOS थ्राइस बना देगा, जो कि इनसोल्यूबल होगा, और फिल्टर करके आप दोनों को अलग कर सकते हैं। अब बच गया Na2CrO4। ठीक है, आप उसमें से मॉइस्चर को उड़ा दीजिए और फिर उसे रिएक्ट कराइए किससे? डाइल्यूट H2SO4 से। तो डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा? जी हाँ मेरे भाई, एसिडिक मीडियम में जो डाइक्रोमेट है, सॉरी जो क्रोमेट है, वो कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट में। इसका अच्छा खासा मैकेनिज्म भी है, बट आपके 10+2 नीट जेई लेवल पे इसकी जरूरत नहीं है। तो डाइल्यूट H2SO4 की मदद से सोडियम क्रोमेट किसमें कन्वर्ट हो गया? जी हाँ, सोडियम डाइक्रोमेट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और सोडियम डाइक्रोमेट जो है वो मैं आपको बता दूं, येलो नहीं ऑरेंज कलर का होता है। सर आप येलो बोलने जा रहे थे, अरे जो येलो कलर का है ना वो सोडियम क्रोमेट है, और जो सोडियम डाइक्रोमेट है ना ये ऑरेंज कलर है। और उसके साथ साइड प्रोडक्ट भी बन गया है क्या? Na2SO4। अब जरा ध्यान से सुनिए, Na2SO4 और Na2Cr2O7 की सोलिबिलिटी में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। Na2SO4 की जो सोलिबिलिटी है वो 30.4 डिग्री सेल्सियस के बाद डिक्रीज होने लगती है। तो हम एक ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जिसमें Na2Cr2O7 प्रेसिपिटेट बन के निकल जाता है, और फिर Na2Cr2O7 के सोल्यूशन को, दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट के सोल्यूशन को, हम ट्रीट करते हैं KCl के साथ। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन। और याद रखिएगा, हम बनाते हैं एक सोल्यूशन किसका? Na2Cr2O7 का, और उसके अंदर हम डाल देते हैं KCl। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो पोटेशियम है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जी ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे सोडियम डाइक्रोमेट में आप KCl को ऐड करते हो
तो बन जाता है K2Cr2O7। और K2Cr2O7 के बनने का जो मेन रीजन है वो ये है कि K2Cr2O7 की सोलिबिलिटी Na2Cr2O7 से कम होती है। आपको मैं बता दूं, अगर आप अल्कली मेटल में डाइक्रोमेट में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सोलिबिलिटी कम होती है। आई होप आपको ये पता चल गया हो। तो ये बेसिक रीजन था। तो हमने बना लिया K2Cr2O7। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि सर, जब हमें KCl डालना ही था तो अगर साथ में आपने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे NaOH के बदले KOH ले लिया होता, या फिर यहाँ पे Na2CO3 के बदले K2CO3 ले लिया होता, तो सर हमें KCl से रिएक्शन करने की जरूरत ही ना पड़ती। अरे मेरे भाई, आप तुम एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी बन जाता K2Cr2O7, यहाँ पे भी क्या बन जाता K2Cr2O7 और K2SO4। और समझ रहे हो, उनकी सोलिबिलिटी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो उसे आप सेपरेट नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें भी याद रखना। इज दैट क्लियर? तो सेपरेशन को भी हमें ध्यान रखना है, इसीलिए हमने सोडियम डाइक्रोमेट बनाया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, क्या जो डाइक्रोमेट और क्रोमेट हैं वो कैसे इक्विलिब्रियम में होंगे? देखिए, क्रोमेट जो होता है वो येलो कलर का होता है, डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। अगर आप क्रोमेट में H प्लस आयन डाल दो, क्रोमेट में क्या डाल दो? H प्लस आयन, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट में। और अगर डाइक्रोमेट में बेसिक मीडियम डाल दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेट। तो ये आपको याद रखना है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर, जो रिएक्शन सोडियम डाइक्रोमेट दिखाता है वही रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट भी दिखा सकता है। तो सर, हम पोटेशियम डाइक्रोमेट क्यों यूज करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट क्यों नहीं यूज करते? तो मेरे भाई, सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है ना, वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हम्म ए सर, ये हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? मेरा भाई, ये एटमॉस्फेयर से है ना, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आया? पानी को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें डिजॉल्व भी हो जाता है। ये प्रॉब्लम है। तो सर, K2Cr2O7 क्यों नहीं होता हाइग्रोस्कोपिक? मेरे भाई, Na प्लस के कंपेयर में K प्लस की साइज बहुत बड़ी है, और K प्लस की साइज बड़ी होने की वजह से ये मॉइस्चर को अपनी तरफ खींच नहीं पाता, मतलब इसकी पोलराइजेशन पावर कम है। वीडियो पसंद है तो नीचे लाइक जरूर ठोकना, समझे? आगे देखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सोडियम डाइक्रोमेट को क्यों नहीं यूज किया। उसके पीछे जो रीजन है वो सिंपल है कि वो हाइग्रोस्कोपिक है। यहाँ पे देखिए, मैंने लिख के दिया है कि सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है वो ज्यादा सोल्यूबल होता है, किसके कंपेयर में? पोटेशियम डाइक्रोमेट के। इसीलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है जब हम सोडियम डाइक्रोमेट में KCl ऐड करते हैं। आगे देखिए, K2Cr2O7 is used as a standard solution in volumetric analysis, जो टाइट्रेशन करते हैं ना उसमें। बट सोडियम डाइक्रोमेट इज नॉट यूज ड्यू टू इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर। इसके वजह से हाइग्रोस्कोपिक, वही मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की वजह से। स्टैंडर्ड सोल्यूशन, अब ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन जिसे जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होता है मेरे भाई, और उसकी मदद से आप सामने वाले सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पता करते हैं। तो इसीलिए हम उसे कहते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए, K2Cr2O7 acts as an oxidizing agent in acidic medium। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट आता है कि सर, एसिडिक मीडियम में ही क्यों? तो सिंपल सी बात है, बेसिक मीडियम में जो K2Cr2O7 है ना, वो K2CrO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डाइक्रोमेट के बदले क्या हो जाएगा? क्रोमेट हो जाएगा। और दूसरा, हम एसिड डाइल्यूट H2SO4 ही क्यों लेते हैं? क्योंकि मेरे भाई, डाइल्यूट H2SO4 सिर्फ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। सिर्फ क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की तरह नहीं है जो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो याद रखना, हम HCl नहीं यूज कर सकते, हम HCl को नहीं यूज करते, हम डाइल्यूट HNO3 को यूज नहीं करते, हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी नहीं यूज करते, और हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी नहीं यूज करते। अब ऐसा क्यों? अगर आपने HCl ले लिया, अगर आपने HCl ले लिया डाइल्यूट या फिर कॉन्सेंट्रेटेड, तो वो K2Cr2O7 से रिएक्ट करके ये जो Cl है ना, ये जो Cl-1 है, ये बना देगा Cl2। समझ में आ रहा है? मतलब कहाँ हम सोच रहे थे कि K2Cr2O7 किसी और दूसरे रिएजेंट को
ऑक्सीडाइज करेगा, ये तो क्लोरीन खुद ही रिएक्ट कर ले रहा है। समझ में आया? मतलब मान लीजिए किसी एक रिएक्शन में, जैसे यही ले लीजिए, किसी रिएक्शन में आप H2S को S में कन्वर्ट करना चाहते थे, मतलब सल्फर को -2 से 0 में कन्वर्ट करना चाहते थे, बट हुआ क्या, क्लोरीन ने ही K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कर लिया। किसने? क्लोरीन ने। कौन से क्लोरीन ने? जो HCl के अंदर है, Cl- के फॉर्म में। तो भैया जब क्लोरीन ही उससे रिएक्ट कर लेगा तो K2Cr2O7 कैसे H2S को सल्फर में कन्वर्ट करेगा? और दूसरी चीज, जो डाइल्यूट HNO3 है और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये रादर देन प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम, ये खुद ही रिएक्ट करने लगेंगे। किससे? सामने वाली स्पीशीज के साथ। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का भी वही है। समझ में आया? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑल्सो एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ा हीट कंडीशन रहेगी तो और रिएक्ट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि हमें सिर्फ एसिडिक मीडियम चाहिए और वो एसिड K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब आपने यहाँ पे देखा होगा, ये एसिडिक मीडियम में जो 3 नेसेंट ऑक्सीजन है, यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जी हाँ, ये सबको ऑक्सीडाइज करने के लिए। ओके, तो आप ये सेम रिएक्शन में ये पहला वाला मेन रिएक्शन लिखेंगे और उसके बाद एक सब्सिडरी रिएक्शन लिखेंगे। सब्सिडरी जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मान लीजिए आपने ले लिया H2S और यहाँ पे ले लिया नेसेंट ऑक्सीजन। अब इसका आप क्या बना सकते हैं? जी, आप इसका बना सकते हैं H2O प्लस सल्फर। लेकिन इस पूरे रिएक्शन को आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन बन चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और फिर ऐसा करने के बाद आप ये पूरे रिएक्शन को ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ये 3 कैंसिल हो गया और फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है दोस्तों? जी, तो रिएक्शन इसका बड़ा सिंपल सा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको सिमिलरली करना क्या है, सबसे पहले ये रिएक्शन लिखना है, उसके बाद ये जो नीचे मैंने रिएक्शन दिखा है, इसका बैलेंस रिएक्शन आपको मेंशन करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो K2Cr2O7 क्या करता है? H2S को S में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे सल्फर क्या था? -2, -2 से किस में कन्वर्ट किया? 0। यहाँ पे सल्फर क्या था? +4, +4 से किस में कन्वर्ट किया? जी हाँ, +6 में। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना था? +3, +3 से किस में कन्वर्ट हो गया? +5। यहाँ पे सल्फर कितना था? +4, +4 से कितना हो गया? +6। आप देख रहे हैं सबको वो ऑक्सीडाइज करेगा ना। K2Cl2O7 का एसिडिफाइड, यहाँ पे मैंने गलती से KMnO4 लिख दिया है, मैं इसे राइट कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा K2Cr2O7। K2Cr2O7 को हम ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। होता क्या है, जब K2Cr2O7 लेते हैं हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 डाल देते हैं, तो उसके अंदर रिएक्शन होने के लिए जो नेसेंट ऑक्सीजन बनता है रिएक्शन में, वो यूज होना चाहिए। तो जिन लोगों ने अल्कोहल कंज्यूम किया है, जब उसके अंदर अपनी ब्रीदिंग को छोड़ते हैं, तो होता क्या है, उनके ब्रीथ के अंदर अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहल। और उस अल्कोहल से ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है, और जब ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है अल्कोहल से, तो उसे कन्वर्ट कर देता है वो किसमें? अल्डिहाइड। या फिर अल्डिहाइड को आगे चल के वापस कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्या उस कार्बोक्सिलिक एसिड का कलर ग्रीन आता है? जी नहीं। ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट में जो कलर आता है वो ग्रीन आता है, और वो ग्रीन कलर होता है क्रोमिक सल्फेट का। जी हाँ, इसका इसका कलर होता है क्या? क्रोमिक सल्फेट का कलर जो है वो होता है ग्रीन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इससे पता चल जाता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसने अल्कोहल कंज्यूम किया है। मैं आपको एक बार वापस आपको बता देता हूँ। अल्कोहल की वेपर सॉल्यूशन में जाती है, सॉल्यूशन में होता है K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4, जिसके साथ सॉल्यूशन के अंदर होता है 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ये कंज्यूम हो जाता है किसको? अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रीन कलर के होते हैं? जी नहीं, ये ग्रीन कलर इसकी वजह से आता है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन यूज हो जाता है, रिएक्शन जाता है फॉरवर्ड की तरफ, और फॉरवर्ड की तरफ जाने की वजह से क्रोमिक सल्फेट बनता है, और क्रोमिक सल्फेट के बनने की वजह से ग्रीन कलर आ जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कलर भी मेंशन किया है, और कैसे रिएक्शन लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जी हाँ, आपको ये सबका हाफ रिएक्शन पता होना चाहिए। सर हाफ रिएक्शन मतलब जैसे कि SO2
इसका रिएक्शन होगा H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब इसमें कितने नेसेंट ऑक्सीजन लगेंगे जी, इसमें एक नेसेंट ऑक्सीजन लगेगा और ये बना देगा H2SO4। ठीक है, अब ये पूरे रिएक्शन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना हो। क्यों? सिंपल सा रीजन है, अरे मेरे भाई ऊपर वाले रिएक्शन में कितना बना है ऑक्सीजन, 3 बना है, तो यहाँ पे भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। समझ में आया? तो वही बात है मेरे भाई, तो SO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये क्या है, SO3 से SO4, तो यहाँ पे ले लो Na2SO3 प्लस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये क्या दे देगा Na2SO4। ये इसका हाफ रिएक्शन हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जी हाँ, ये मैं इसके लिए बोल, तो हाफ रिएक्शन क्लियर है, तो ऊपर तो एक रिएक्शन मैंने लिख ही दिया है। चलिए आए देखते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। और ये टेस्ट सिर्फ किसके लिए होता है? जी हाँ, आयनिक क्लोराइड के लिए, मतलब जिसमें क्लोरीन जो है वो क्लोराइड की फॉर्म में फ्रीली अवेलेबल होता है। अगर क्लोरीन क्लोराइड के फॉर्म में फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा तो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। किसके लिए? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के लिए, जैसे AgCl, Ag2Cl2, HgCl2, SOCl2, PbCl2, PbCl4, AsCl3, ये कोई भी मेरे भाई टेस्ट नहीं देते। कौन सा टेस्ट नहीं देते? जी हाँ, क्रोमाइल क्लोराइड। सर इसके पीछे रीजन क्या है? ओए, ये जो है ना, ये कोवलेंट नेचर के है, और कोवलेंट नेचर के है तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, ये टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये टेस्ट कौन देता है? आयनिक क्लोराइड। सर आयनिक क्लोराइड ही ये टेस्ट क्यों देते हैं? क्योंकि अगर देखोगे ना तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में बनता है CrO3, और वो रिएक्ट करता है सिर्फ फ्री क्लोरीन से। मेरे भाई समझ रहे हो? ऐसी बात है। चलिए आगे देखते हैं क्रोमाइल क्लोराइड का रिएक्शन। तो ये देखिए हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया NaCl K2Cr2O7 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसे तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, नहीं तो डाइल्यूट लेते तो काम दूसरा हो जाता। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, और इस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के रिएक्शन के वजह से जो एसिडिक मीडियम है उसमें K2Cr2O7 कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्रोमाइल क्लोराइड में। हालांकि इसके अंदर भी रिएक्शन है, बट बोलते हैं ना वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसीलिए मैंने इसे शॉर्ट में ही लिखा है। ठीक है, अब जरा देखिए उसके बाद क्या रिएक्शन होता है, वो मैं नीचे एक्सप्लेन किया है मैंने। तो यहाँ पे बन गया क्रोमाइल क्लोराइड। अब इसे कैसे पहचानेंगे? इसमें इसे फिर NaOH में डाल दीजिए। हालांकि क्रोमाइल क्लोराइड का आपको रेड ऑरेंज वेपर मिलेगा, गैसियस स्टेट में होता है ये। फिर इसे आप पास करोगे NaOH से, तो आपको मिल जाएगा सोडियम क्रोमेट, जो कि होता है येलो कलर का मेरे भाई। और उसमें लेड एसीटेट की लेड एसीटेट सॉल्यूशन पास करने पे वो लेड क्रोमेट दे देता है, जो कि होता है येलो कलर, डार्क पीला कलर का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आयनिक होना चाहिए, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। K2Cr2O7 plus concentrated H2SO4 gives H2Cr2O7। ये क्रोमियम का एसिड है, और यहाँ पे देखोगे आप तो ये बना देता है 2CrO3, और जो 2CrO3 है यही कन्वर्ट होता है किसमें? H2CrO4। और ये किसके प्रेजेंस में? जी हाँ मेरे भाई, ये किसके प्रेजेंस में होता है? ये एसिडिक मीडियम में होता है। इज दैट क्लियर? हाँ है ना? और ये जो CrO3 रहता है, जो CrO3 रहता है, ये क्लोराइड से रिएक्ट करके क्रोमाइल क्लोराइड बना देता है। ठीक है, CrO3 कन्वर्ट होता है क्रोमिक एसिड में, दैट इज H2CrO4, एंड दैट वन रिएक्ट्स एंड इट फॉर्म्स व्हाट? क्रोमाइल क्लोराइड। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए आगे देखते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद H2O2 सॉल्यूशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है मेरे भाई ये रिएक्शन। बोलते हैं ना, आपको याद होना चाहिए कि जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट H2O2 से रिएक्ट करेगा वो बना देगा क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं क्रोमिक डाई पेरोक्साइड। क्रोमिक डाई पेरोक्साइड, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं CrO2 ट्वाइस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जिसका बड़ा ही फेमस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। CrO4 2 माइनस, दैट इज क्रोमेटाइन टेट्राहाइड्रल होता है, और उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो D3S होता है, और सारे बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बॉन्ड ऑर्डर लिखा है, जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ
एटम ऑन विच द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 6 डिवाइड बाई 4। सर इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा? फॉर्मल चार्ज मतलब कितना टोटल चार्ज है? देखिए यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है और कितने ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? 1 2 3 4। सर 4 पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये तो 2 पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे मेरे भाई रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? ये तो रेजोनेंस भी करेगा ना, समझे? तो ये दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 4 ऑक्सीजन एटम पे। अब देखिए जो Cr2O7 है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है हर एक क्रोमियम का, वो होता है D3S। क्या होता है? D3S। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये sp3 है, जो कि गलत है। ओके, D3S होता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि टोटल आइडेंटिकल बॉन्ड कितने होते हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर रेजोनेंस होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ से क्रोमियम पे आएगी, ये ऐसे, फिर इधर भी हो सकता है ऐसे, ये इधर आएगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो इस सब में रेजोनेंस है। तो टोटल 6 कार्बन और एक क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आइडेंटिकल। कितने? 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। ये सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब जरा देखिए, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के बारे में भी पूछा जाता है। यहाँ पे क्रोमियम है और ये ऑक्सीजन है। इसका जो बॉन्ड लेंथ है ये बड़ा होगा किसके कंपेयर में? क्रोमियम एंड ऑक्सीजन के। ये जो वाई जो वाला जो लेंथ है ये ज्यादा हो कम होगा किसके कंपेयर में? एक्स, क्योंकि एक्स में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है और वाई में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, तो वाई का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा और एक्स का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपको इसका हर एक पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करना, इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो मेरे दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह की वीडियो में अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।